स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है असेंबली इलेक्शंस के बारे में। 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं उनको कंडक्ट करवाया गया। कल उनका रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ था। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके बेसिक्स के बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाता है। तो जो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कौन से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है। तो हमारा जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन है, अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में। सेकंड, आप देखिए कि अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इलेक्शंस को जो कंडक्ट है वो करवाता है। तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन शेड्यूल को अनाउंस करेगा, शेड्यूल को अनाउंस करने के साथ में ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि जो पर्सन इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उस प्रोसेस के अंदर में है, सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हुआ करते हैं कि कितना आप कैश है वो कैरी कर सकते हो उस दौरान में, क्योंकि डायरेक्टली जो वोटर्स को जो कैश है वो वहाँ पे ना बांटा जाए, जिससे कि किसी तरीके से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके अंदर में वायलेशन हो, उसमें कुछ चेंजेज हों। फिर आप देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकल लोकल वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते हैं उनको इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए लगाया जाता है, जिसमें से जो लोकल एसडीएम्स हुआ करते हैं उनको वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपॉइंट किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर को जो पर्सन है जो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स को वहाँ पे सबमिट करते हैं। नॉमिनेशन का एक प्रोसेस हुआ करता है। तो आप देखिए कि जब नॉमिनेशन अपने पेपर्स को सबमिट करते हैं तो इलेक्शन को जो जो कंटेस्ट करने वाले जो लोग हैं, क्या उस दौरान में किसी तरीके से ओथ प्रोसेस को भी कैरी आउट करते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, एमएलए के लिए चुनाव को लड़ रहे हैं, तो क्या बेसिकली वो लोग भी कोई ओथ प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे क्या, जिसके बारे में हमारे किसी शेड्यूल के अंदर में मेंशन है। तो यस स्टूडेंट्स, आप जब शेड्यूल 3 को रीड करोगे तो शेड्यूल 3 के अंदर में आप देखना कि वहाँ पे जो इलेक्शन को जो कंटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको भी एक ओथ प्रोसेस को कैरी आउट करना होता है रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ पे। इलेक्शन का विक्ट्री के बाद में तो आप देखिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली के वहाँ पे ओथ प्रोसेस होगा, बट यहाँ पे जो जो इलेक्शन प्रोसेस है उस दौरान में भी एक ओथ है उसको कैरी आउट है वो किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। नेक्स्ट आप देखिए कि फिर नॉमिनेशन पेपर्स का स्क्रूटनाइज किया जाएगा आरओ के द्वारा। कुछ ऐसे नॉमिनेशन पेपर्स हैं जो बेटर नहीं हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, उन लोगों का जो रिजेक्ट है वो भी हो सकता है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं उनको कोई सिंबल है वो अलोकेट किया जाएगा। और सिंबल अलोकेशन के बाद में आप देखिए कि जो इलेक्शन का कैंपेनिंग फेज है वो आता है, वहाँ पे फुली फेज में कैंपेन होता है। फिर वोटिंग का प्रोसेस है। सपोज कीजिए आप 5 का डेट है तो 7 का डेट को अगर वोटिंग है, तो 7 का डेट को अगर वोटिंग है तो 5 का जो डे है उसका 5 PM है, शाम का जो 5 PM है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में जो कैंपेनिंग है कि जो रैली निकाली जाती है, जो यहाँ पे लाउड स्पीकर का यूज करके कैंपेनिंग किया जाता है, उसको एंड है वो कर दिया जाएगा। तो ये जो पीरियड हुआ करता है वो क्या है, इसको साइलेंट पीरियड है वो बोला करते हैं। साइलेंट पीरियड किस वजह से कैरी आउट किया जाता है इलेक्शन प्रोसेस में, कि जिससे कि जो वोटर है अपना अपना जो अपना बेसिस पे डिसीजन ले सके। एक साइलेंस का पीरियड होना चाहिए वोटिंग से पहले। अब आपका जो राइट टू वोट है वो क्या है, राइट टू वोट आपका स्टैट्यूटरी राइट है, जो कि अनूप बरनवाल केस के अंदर में उसका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है 2023 के दौरान में। और राइट टू वोट के अलावा आपको इलेक्शन प्रोसेस में दो और टर्म है वो जो न्यूज़ में होती हैं। एक तो स्वीप का प्रोग्राम न्यूज़ में होता है। स्वीप का प्रोग्राम आप देखिए कि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया करता है कि जो मैक्सिमम न्यू वोटर्स हैं उनको वोटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में अवेयर किया जा सके। और यहाँ पे जो 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 लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, उनको भी आप देखिए कि वोटिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी है वो दिया जा सके। एक सी विजिल का भी आप देखिए कि एक ऐप है वो न्यूज़ में हुआ करता है। सी विजिल जो ऐप है वो किसके रिगार्डिंग में है,
CVG लैब है हमारे यहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके वायलेशन अगर होता है तो कोई भी पर्सन है वो वहाँ पे कंप्लेंट को फाइल है वो कर सकता है। फिर वोटिंग प्रोसेस के दौरान में आप देखिए कि ईवीएम के थ्रू वोटिंग है वो हुआ करता है। ईवीएम का वोटिंग के अंदर में एक तो आपको बैलेट यूनिट का प्रेजेंस मिलेगा कि जहाँ पे आप जो बटन है उसको प्रेस करते हुए वोटिंग किया करते हो। एक कंट्रोल यूनिट भी हुआ करता है जो जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। सेकंड आप देखिए कि जो बैलेट यूनिट है उसके ऊपर में सबसे लास्ट जो बटन हुआ करता है वो नन ऑफ द अबाउ का है, नोटा का बटन है। PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है जिसके थ्रू नोटा है वो एग्जिस्टेंस में आया था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक और मशीन है जो साथ में लगाई जाती है जिसको वीवीपैट के नाम से जानते हैं। वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है। जिस भी पर्सन को आप वोटिंग करते हो, नोटा को भी अगर आपने वोटिंग किया तो नोटा वहाँ पे लिखा आएगा, वहाँ पे जो जो सिंबल है वो बना आएगा, जो नोटा का जो सिंबल है वो भी वहाँ पे अपीयर है वो होगा। और ये जो बेसिकली ये जो रिसिप्ट जो यहाँ पे जो जो ड्रॉप होते हैं इनको कैलकुलेट भी किया जाता है रैंडम बेसिस के ऊपर में, जिससे कि इलेक्शन का जो ऑथेंटिकेशन है उसको इंश्योर है वो किया जा सके। जब स्टूडेंट्स कोई भी पर्सन नॉमिनेशन को करता है तो कुछ सिक्योरिटी मनी है वो यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। अब इलेक्शन का जो रिजल्ट प्रोसेस है उस दौरान में अगर उस पर्सन ने 1/6 वोट्स हैं उनको नहीं सिक्योर किया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, तो उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस से रिटर्न है वो नहीं होगा, वो वहाँ पे उनका जमानत है वो उनका जब्त होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके बाद इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस में जो भी एक्सपेंस हुए हैं, जो भी खर्चा हुआ है उसको भी उसका भी जानकारी है वो देना होता है। अगर कोई पर्सन है वो नहीं दे पाता है और आप देखिए कि विक्ट्री भी उनका हुआ है तो उनको बेसिकली अगर जो एक्सपेंस का खर्चा नहीं दिया है तो उनका जो इलेक्शन है उसको कैंसिल किया जा सकता है, नल एंड वॉइड है वो किया जा सकता है। अब ये जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके बारे में उससे रिलेटेड स्टेट्स को हम देख लेते हैं। तमिलनाडु के वहाँ पे जो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुआ है वहाँ पे एक एक्टर हैं जिन्होंने अपना एक पार्टी को फॉर्म किया था और उनको आप देखिए कि लार्जेस्ट नंबर के अंदर में जो सीट्स हैं वो मिली हैं। तो स्टूडेंट जब ऐसा सिचुएशन है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट है वो नहीं मिला है तो उस दौरान में किसका रोल है वो इम्पोर्टेंट होता है। गवर्नर जो है वो लार्जेस्ट पार्टी को इन्वाइट करेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो तमिलनाडु के अंदर में कंडीशन उस तरीके से है, क्लियर मैंडेट है वो नहीं आया है बट समहाउ लार्जेस्ट पार्टी है, नियर द जो मेजोरिटी है, नियर द जो नंबर्स हैं उसके पास में उनका मैंडेट है वो मिला है। फिर आप देखिए कि तमिलनाडु के बारे में जब भी हम रीड करते हैं आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो तमिल लैंग्वेज है हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिलनाडु के वहाँ पे 3 हमारे मेजर पोर्ट्स भी हैं, 3 हमारे मेजर पोर्ट हैं। और मेजर पोर्ट्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको बेसिक्स ये भी पता होना चाहिए कि मेजर पोर्ट हैं जो सेंटर का डोमेन में आते हैं, यूनियन लिस्ट का डोमेन में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल के बारे में तो केरल के वहाँ पे भी आप देखिए कि अलायंस है उसको क्लियर मैंडेट है वो मिला है। अब केरल में आपको क्या पता होना चाहिए, केरल में आप देखिए कि वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है मलयालम उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है केरल के वहाँ पे भी। पुडुचेरी के वहाँ पे भी जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हुए हैं। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इसको हमारे यूनियन में इंक्लूड किया था। फ्रेंच का अर्लियर फेज में वहाँ पे डोमिनेशन है वो हुआ करता था। फिर आप देखिएगा आसाम के बारे में है, आसामीज जो लैंग्वेज है वो भी क्लासिकल लैंग्वेज है, वहाँ पे भी क्लियर मैंडेट है वो मिला है पॉलिटिकल पार्टी को। और आसाम के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बारे में है। वेस्ट बंगाल में आप देखिए कि जो बंगाली लैंग्वेज है वो भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का भी प्रेजेंस है, हमारा जो क्लासिकल लैंग्वेज जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है, तमिलनाडु के वहाँ पे तमिल है, केरल के वहाँ पे मलयालम है। फिर आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेज है बंगाली जो रिसेंटली इंक्लूड हुआ है, और आसामीज है वो भी यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये बेसिकली 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का भी प्रेजेंस है। एग्जाम से रिलेटेड यही फैक्ट है जो आपको रिवाइज करने चाहिए। आप देखिए कि हमें इलेक्शन में किस पार्टी को क्लियर मैंडेट रहा वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे आपको मिलता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक द कि फर्स्ट टाइम कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जैसे फॉर्म हुआ था, जनता दल का जो गवर्नमेंट था, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। या फर्स्ट टाइम कहीं पे आप देखिए कि कोई पार्टी का इमरजेंस हो, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जो एग्जाम में आ सके, तो उसके रिगार्डिंग में तो आप उसको रीड कर सकते हो। फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो ब्रॉडकास्ट था उसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के बारे में है।
तो हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में देखेंगे। 1960s के समय में आप देखिए कि केरल के वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आती हैं, बाद में इलेक्शन कमीशन है वो उसको अडोप्ट वो करता है। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज खुद एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आप देखिए कि एक प्रोसेस को लेके आए थे कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड को यहाँ पे फॉलो करेंगे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी इसको अडोप्ट किया। 91 के समय में हमारे काफ़ी फेमस इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, TN शेषान सर हैं। TN शेषान साहब आप देखिए कि इसको एनफोर्स करते हैं उस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनका जो एनफोर्समेंट के बारे में, कि अभी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही शेड्यूल को अनाउंस करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये किस केस के अंदर में ऑब्जर्व किया गया था? हरबंस सिंह जलाल का वो केस है। कौन सा केस है स्टूडेंट्स? हरबंस सिंह जलाल। हरबंस सिंह जलाल वो केस है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। फिर अगर हम इनका जो इलेक्शन में जो कैंपेनिंग है उसके रिगार्डिंग में एक केस है 2017 का, अभिराम केस है। उसके अंदर में आप देखिए कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्शन कैंपेन में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरीके के जो वर्ड हैं जो जो डिवाइड करते हैं सोसाइटी में किसी भी दो पर्सन्स के बिटवीन में, तो उनको यहाँ पे यूज है वो नहीं करना है कैंपेनिंग के दौरान में। तो अभिराम का वो केस है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अभी जो कोई यहाँ पे पेटिशन भी फाइल हुआ है इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के रिगार्डिंग में, तो कोई डिसीजन है वो नहीं है, कॉन्क्रीट जो यहाँ पे डिसीजन है वो नहीं है। हमें तो बेसिक्स है उनको रिवाइज करना है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन्स के रिगार्डिंग में जो बिल लाया गया है उसके बारे में ये मेंशन है। आज मैक्सिमम जो न्यूज़ हैं वो इलेक्शन के ही बारे में है। तो कुछ ही आप देखिए कि न्यूज़ हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए थर्ड जेंडर के रिगार्डिंग में नालसा का वो केस है, नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है। फिर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिसयूज है वो नहीं होना चाहिए, जो बेसिकली जो न्यू एक्ट है उसका कोई मिसयूज है वो ना होना चाहिए। अर्लियर फेज में सेल्फ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो मेडिकल बोर्ड है वो डिसाइड यहाँ पे करेगा। वेस्ट बंगाल का जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में है, एग्जाम से लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखिए कि ऐसे कोई पर्सन है, पहले आप देखिए कि किसी पर्सन के ऊपर में एसिड अटैक होता था, तो एसिड अटैक के अंदर में जो अटैक हुआ उसी पर्सन को बेसिकली डिसेबल का कैटेगरी में काउंट है वो किया करते थे। पहले डिसेबिलिटी का जो एक्ट है वो 1995 का था। बाद में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने 2016 में जब डिसेबिलिटी एक्ट को लेके आए तो 21 डिसेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया गया, जो पहले 7 के आसपास हुआ करते थे, जिसमें एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। अब ऐसे पर्सन है जिनको कि एसिड जो है वो पिला दिया गया है फोर्सफुली वे के अंदर में, तो उनको भी बेसिकली सर्वाइवर्स का कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए जजमेंट दिया है कि एसिड सर्वाइवर्स का जो कैटेगरी है उसके अंदर में इन तरीके से जो लोग हैं उनको भी इंक्लूड करना होगा। हमारे जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको आप देखिए कि 5% का जो रिजर्वेशन है वो एजुकेशन कैटेगरी में है, 4% का जो रिजर्वेशन है वो एम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी में मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो जर्मनी के बारे में है। जर्मनी में वहाँ पे जो जो मास का एरिया है, जो पब्लिक एरिया है, वहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा कार को ले जाया गया जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है। अब इसका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी लार्जर नंबर में देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी पर्सन है जो रेडिकलाइज हुआ है टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, वहाँ पे जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी लिटिल बिट जॉइंट नहीं है। या आप देखिए कि न्यूक्लियर फैमिली आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, तो कोई भी पर्सन जो टेक्नोलॉजी को यूज करता है तो रेडिकलाइज होने के चांसेज हैं। तो ऐसे केसेस सामने आने लगे थे 2015-16 के समय में, जब किसी पर्सन के द्वारा कार है, जो यहाँ पे ट्रक है, इसको यूज किया गया और पब्लिक का जो गैदरिंग है उसके ऊपर में उसको ले जाया गया है वहाँ पे ओवर स्पीड के थ्रू में। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जेनजी मूवमेंट के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कहा है कि जो एविक्शन का जो प्रोसेस है उसको डिफेंड किया गया है उनके द्वारा। कुछ आप देखिए कि अनऑथराइज जो जो वहाँ पे जो मकान जो हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन था, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, उसको जो एविक्शन है वो किया गया है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, नाइजीरिया ने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट किया है। साउथ अफ्रीका के वहाँ पे अटैक के रिगार्डिंग में इवैक्यूएट है वो किया गया है। नाइजीरिया के बारे में जब भी आप रीड करते हो, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है
और आप देखिए कि ये डेट जो गल्फ ऑफ गिनिया है उसके साथ में भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। नाटो के बारे में है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वाशिंगटन के वहाँ पे इसको साइन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम ब्रसेल्स के अंदर में है। अब नाटो के रिगार्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप का जो भी मैसेज है वो पहुंचाया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ को, ये वहाँ पे मेंशन है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा है कि ईरान जो है वो अटैक करना चाहता है, और यूएई के द्वारा भी आप देखिए कि ओपेक के साथ में भी एग्जिट है वो किया गया था। तो यूएई ने ओपेक के बारे में भी बोला है कि जो एग्जिट है वो किसी को टारगेट करते हुए नहीं हुआ है, उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके बेसिस पे उन्होंने ये एग्जिट है वो किया है। अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे भी मेंशन है, अटैक के बारे में है। पहले हम ओपेक का जो बेसिक है उसको देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, 1960 में बगदाद के वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम बगदाद कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। बगदाद कहाँ पे है? बगदाद है वो इराक के वहाँ पे है। फिर आप देखिए कि 5 कंट्री हैं वो इस ओपेक को सेटअप करते हैं। एक कंट्री है सऊदी है, एक कंट्री है आप देखिए कि कुवैत है, एक कंट्री कुवैत है, सऊदी कुवैत के बाद में ईरान है, इराक है और वेनेजुला है। अभी ये कंट्री न्यूज़ में थे। जो यूएई है वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, उन्होंने एग्जिट किया है। हेडक्वार्टर इनका जो वियना के वहाँ पे रखा गया है। ऑस्ट्रिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, बट आप देखिए कि हेडक्वार्टर है वो एक न्यूट्रल कंट्री के वहाँ पे है। फिर आप देखिए मास्को के अंदर में अटैक किया गया, यूक्रेन के द्वारा टारगेट है वो किया गया है। और यहाँ पे लेबनान बॉर्डर को शो किया गया है कि कैसे वहाँ पे जो फोर्सेज है उसका प्रेजेंस है, इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है वहाँ पे। तो ये शो करता है कि कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूस है, वहाँ पे फोर्सेज का प्रेजेंस है, डिप्लॉयड है बॉर्डर एरिया के वहाँ पे। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आज इलेक्शन का न्यूज़ होने की वजह से ज़्यादा कुछ न्यूज़ है वो नहीं था, मैक्सिमम जो है इलेक्शन से ही रिलेटेड न्यूज़ है उनको मेंशन किया गया। जो भी बेसिक्स आपको मिला है उसको आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और आप देखिए कि जो कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।